तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग एक विशेष चर्चा चर्चा के लिए यहाँ पे मतलब आए हैं सब लोग। वर्मा जी की जयंती जो है 10 तारीख 10 जनवरी को है और वर्मा जी। सर जी हमारे काफ़ी करीब रहे हैं इलाहाबाद से। जब हम लोग इलाहाबाद में थे तो काफ़ी उनका मतलब आना-जाना उनके घर पे रहता था और आज़ादी बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन सब चीज़ों से हम लोग भी जुड़े हुए थे। इस हेतु से मैंने सोचा कि चर्चा की जाए, तो आप सभी बिल्कुल। इस पे आप सभी का स्वागत है और हमारे मनीष जी हैं, ओपी जी हैं और किसलय, अंकेश जी उनके काफ़ी करीबी रहे हैं, मनीष जी काफ़ी करीबी रहे हैं, सब करीबी वाले ही हैं। तो हम लोग उनको आज उनका चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग थोड़ा चर्चा कर लीजिए, फिर इस पुस्तक से थोड़ा-सा उनका कुछ सुनाया जाएगा। ठीक है? बिल्कुल। तो अंकेश जी, शुरू करें आप। हुँ। पहले पहले जो है आप ही कुछ कहिए। तो देखिए एक बात मुझे उनकी सबसे ज़्यादा याद आती है कि एक बार हम लोग जश्न शहादरा का कार्यक्रम हो रहा था। वो इलाहाबाद छोड़ के दिल्ली में रहने आए थे शहादरा में। तो उस दौरान मैंने उनके यहाँ बैंगन की सब्जी बनाई थी। ठीक है, तो उनको सब्जी थोड़ा-सा ही खाया लेकिन उन्होंने कहा खाना इतना अच्छा बना लेते हो तब काहे सिविल की तैयारी कर रहे हो? ठीक है। यह बात उस समय तो कुछ नहीं लगी लेकिन वह धीरे-धीरे बहुत विकराल होती गई। वो उनकी बात याद आती रहती थी और उसका अर्थ मैं खोजता रहता था कि उस बात का अर्थ क्या है? और दूसरी बात उनकी ये थी गंभीरता से लो। जब वह बोलते थे अपने आप को गंभीरता से लो, तो उस समय उतनी गंभीरता शब्द का इतना अच्छे से अर्थ नहीं पता था कि गंभीरता किस मायने में कहा जा रहा है। क्या गंभीरता का मतलब एकदम मतलब मुँह फुला के बैठे रहना या फिर एकदम तैस में रहना, अहंकार में रहना, उस समय क्लियरिटी नहीं थी। लेकिन धीरे-धीरे समझ में आते गया कि जो उम्र है वह जैसे-जैसे बीतती जा रही है तब लग रहा है कि नहीं यार गंभीरता का मतलब ये था जीवन को गंभीरता से लेना था। ठीक है कि यह जीवन यूँ ही व्यर्थ न चला जाए। इस मायने में उनके अर्थ को लेना था। तो और हम लोग सीरियसनेस का मतलब समझ रहे थे कि जीवन को थोड़ा मतलब यूँ ही मौज-मस्ती में न जाने दिया जाए। पता नहीं क्या-क्या सोचते थे कि मौज-मस्ती न किया जाए, आवारागर्दी न की जाए। ये सब प्रवचन के क्योंकि प्रभाव था उसका उस अर्थ में ले लेते थे। लेकिन उनका जो अर्थ था, मेरे जीवन के लिए वो यही था कि अपने जीवन को गंभीरता से लेना है, किसी भी क्षेत्र में जाओ गंभीरता से रहो। तो यह सब चीज़ें उनकी बहुत सारी याद आती हैं और जैसा कि हम लोग आज़ादी बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन्होंने एक बार एक बड़ा अच्छा टास्क दिया था, गाँव का इतिहास लिखने के लिए। और उस चक्कर में मैं गाँव के लगभग जितने बूढ़े टपक मतलब एकदम बूढ़े हो गए थे और वो लोग ऐसा लग रहा था कि अब ज़्यादा दिन जिएँगे नहीं, उन सब से पूछ-पूछ के एक मैंने छोटा-सा संक्षिप्त इतिहास लिखा था, जो कभी भी इंटरनेट पे लिख नहीं पाया। टाइप करना था बस उसको, लगभग लिखा गया था पूरे गाँव का इतिहास। ठीक है, तो यह सब उनका योगदान था और उनका सबसे बड़ा योगदान इतिहास दृष्टि के दृष्टि देखा जाए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ज़्यादातर हम लोग को पढ़ाते थे रिसर्च स्कॉलर, तो कोई प्रोफ़ेसर का ज़्यादा सीधे जुड़ाव नहीं था, एक यही थे लाल बहादुर वर्मा जो रिटायरमेंट के बाद भी हम लोग को एजुकेट कर रहे थे। ठीक है, तो आप भी यदि अपनी कुछ यादें हों तो फिर चर्चा करें। मेरे पास जी। तो और भी यादें हैं, लेकिन ये कुछ यहाँ की यादें और इलाहाबाद की जो ऐसी यादें जो मेरे जीवन पे प्रभाव डाली हैं, उनका मैंने बताया। जी। आज मैं मेरे पास एक किताब है अंबेडकर से दोस्ती। तो इसमें एक कोटेशन अंबेडकर जी का हमने पढ़ा जो वर्मा सर के ऊपर सही बैठता है। छोटा-सा ही कोटेशन है। यदि व्यक्ति में प्रेम तथा घृणा प्रबल नहीं है, तो वह यह आशा नहीं कर सकता कि वह अपने युग पर कोई प्रभाव छोड़ सकेगा और ऐसी सहायता प्रदान कर सकेगा जो महान सिद्धांतों तथा संघर्ष के लिए उचित हो। मैं अन्याय, अत्याचार, आडंबर तथा अनर्थ से घृणा करता हूँ और मेरी घृणा उन सब लोगों के प्रति है जो उन्हें अपनाते हैं, वे दोषी हैं। मैं अपने आलोचकों को यह बताना चाहता हूँ कि मैं अपने इन भावों को वास्तविक बल व शक्ति मानता हूँ। तो अम्बेडकर जी के इस कथन को पढ़ने के बाद मुझे वर्मा सर की याद आई
क्योंकि उनको उन्हीं की याद आई। इसका एक कारण ये था ना कि उनकी जो बैठक थी वहां पर ऐसा ही एक कथन जो है चे गुवेरा की तस्वीर के साथ उस बैठक में लगा हुआ था कि अगर आप मतलब जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति नहीं हैं तो एक वास्तविक क्रांतिकारी चेतना आपके भीतर नहीं आ सकती। प्रेम से ही जो है वो एक वास्तविक क्रांतिकारी चेतना जो है व्यक्ति के भीतर आती है। तो और इसको पढ़ के मुझे वो भी याद आ रहा था कि जब वर्मा सर अस्पताल से ठीक होके आए थे और किसान आंदोलन में जो है एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंच गए, या कभी जो है वहां पे उन्होंने किताबों का स्टॉल लगा करके फिर वहां बैठे हुए हैं। तो भाई अब प्रोफेसर होकर के भी जो है वो इस तरह के काम या एक्टिविस्ट की तरह काम अपनी उम्र का की चिंता न करते हुए कि भी वो करते रहते थे। तो ये जो जीवन के प्रति प्रेम है, ये तो जो भी लोग उनके साथ रहे हैं वो उन्होंने महसूस किया ही होगा। और तो कुछ गलत है, जो अन्याय है, उसके प्रति नफरत की भाव, उसके उसको जो है खत्म करने का भाव जो है वो भी उनके साथ रहने वाले लोगों ने, या फिर उन जो उनका लिखा पढ़ के भी जो उनको जानते हैं वो उनकी इस विशेषता से परिचित ही हैं। जी। मैं तो वर्मा सर को पहली बार आप लोगों से जब चर्चा सुना था तो जगत तारण डिग्री कॉलेज में एक बार सेमिनार हुआ था। अच्छा। तो उसमें वो सांप्रदायिकता पे हुआ था, तो उसमें हम लोग जो है वो फोटो नहीं है हमारे तुम्हारे 3 लोग पूड़ी हाँ, खाते हाँ, हुए। हाँ, हाँ। तो उसी में तुम्हारे साथ जब मैं था आपके साथ तो पहली बार मैं उस समय वो अन्ना का मूवमेंट जो चल रहा था, तो हुँ, उसमें भ्रष्टाचार के बारे में वो एक किताब की स्टॉल लगा के बैठे हुए थे। तो मैं सोचा कि यार ये व्यक्ति जो है प्रोफेसर है, कहाँ जो है इतनी छोटी छोटी मतलब 10 20 25 रुपए की किताबें ले आके बेच रहे हैं। इनको तो जो है बढ़िया किताबें सिविल सर्विस की तैयारी करानी चाहिए, कहाँ आके यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब हुँ, देखो कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी कि हम लोग गांव जी। से निकले हुए थे, तो हम लोग नौकरी और वो जो सिविल सर्विस की लाइमलाइट हाँ, है हाँ, उन सब के चक्कर में इस तरीके से जैसे आप लोग हैं तो यूनिवर्सिटी वगैरह में जा रहे थे, तो हम लोग अपना एक अलग धारा से आए हुए थे। हम थे, चंचल थे, या तमाम लोग थे कि ये लोग कि जो है थोड़ा सा ब्रांड, और हम जैसे चंचल कपड़ों के ब्रांड वाला था, तो मैं टीचर्स में जो सिविल सर्विस कोचिंग कराए थे उनके वाले में सोचा था कि 1 2 लाख रुपए फीस लेंगे, बढ़िया कहाँ यहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन तब मैं फिर बाद में समझा, उस समय वो इतिहास के बारे में तमाम वो कार्यशालाएं आयोजित करते थे। तो एक बार प्रतिरोध की संस्कृति और वो उस पर बात कर रहे थे, ऐसे कुछ जो है उस पर फ्रांस की क्रांति का बहुत वो जिक्र करते थे जो है। तो प्रतिरोध की उसमें बात कर रहे थे, तो रचनात्मकता और क्या बोलते हैं सब के बारे में बात कर रहे थे। तो वो चीजें देखिए उस समय हम जिस धारा में थे उस समय हम हिस्ट्री में एक तरीके से हम लोग कमोडिटी के रूप में पढ़ते थे कि क्या हमारे यूज में आ यूज, इसकी यूज वैल्यू क्या है ना। लेकिन वो चीजें अब मैं जब मैं इलाहाबाद से निकल के अब जब मैं आया, तब ये आता है कि वर्मा सर हम लोग को बना रहे थे, इंसान बना रहे थे हम लोगों को, जो है भेड़ बकरी वो क्या कहते सिस्टम में फिट होने वाला आदमी नहीं बना रहे थे। मतलब वो की सोच ही एक अलग था। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो चीजें नहीं कर पा रही थी, वो हमको जो है एक अल्टरनेटिव जो संस्थान था उसमें ऐसे ऐसे लोग आ रहे थे, उसमें ऐसे ऐसे लोग मतलब आए। अच्छा, मेरी आने की वहाँ पे स्वराज विद्यापीठ में जो है बड़ी इंटरेस्टिंग वो है। कि मैं जब पहले बार इलाहाबाद आया तो फिर ऐसे घूम के वापस आ रहा था, तो एक पहले डेड बॉडी देखा, मतलब वही सुबह लगभग सितंबर का महीना था। ये बनवारीलाल शर्मा जी जो है उनका डेथ हो गया था। मैं उधर से लौट के आ रहा था, तो मैं सोचा कि यहाँ पे आ रही, तो काफी सोचते हुए फिर एक बार देखा यहाँ पे है वो है जो है चित्रशाला या मूवी के नाम से वो चलाई जाती थी। तो फिर मैं सोचा यार कितने बेवकूफ लोग हैं, फिल्म पिक्चर दिखा रहे, वहाँ हम लोग जो है अवतार अवतार में जो है टिकट लेके जाते हैं पिक्चर देखने। तो अंकेश हमने बताया यार वहाँ भी पिक्चर दिखाया जाता है। फिर एक दिन देखा तो उस पर लिखा हुआ था कोई जो है बैठक होगी उसमें चाय वगैरह मिले। मैं सोचा यार कि लोग पता नहीं कितने बेवकूफ लोग हैं, आया फिल्म चाय मिल रहा है, चर्चा भी हो रही है। ऐसे ऐसे हम लोग आते आते आने लगे जो है। तो ये मतलब जैसे हम लोग थे। तो वर्मा जी का जो वर्मा सर का तो खैर हम लोग आते थे, उनसे हम लोग सोचते थे कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री पढ़ेंगे आके।
वहां पे आके, लेकिन वहां देखे तो वो लोग कोई देर बताते ही नहीं थे। इंसान बनाना, उसको धनात्मकता, संघर्षशीलता, सृजनशीलता, इन सब का, आजादी के महोत्सव, तमाम मतलब हर तरीके की चीजें इस तरीके से कि हम लोग जो है एक अल्टरनेट चीजें वो कर रहे थे ना। तो अब जाके वो चीजें हमको रिफ्लेक्ट होती है। अब मैं जैसे नौकरी में हूँ, लेकिन फिर भी मैं किताबें वगैरह पढ़ता रहता था, और समझ में आता है कि हाँ उस समय वो व्यक्ति थे। और अच्छा, मैं जब वो किसान आंदोलन चल रहा था, तो उसमें हमने देखा जो है वो वहाँ पे मैं सोशल जैसे कि देखे जो है अपने किया वहाँ दर्ज करा है। तो बात, एक 80 साल जवान, 80 साल का जवान आदमी हो, मतलब अपने आप को कभी बूढ़ा या किसी वो होने, मतलब उनमें वो एक जो है जोश और वो चीजें, लोगों से जुड़ने की वो सारी चीजें थी जो है इस तरीके से। बाकी बताने लगेंगे तो हम लोग इधर उधर की बातों जी, वो जी, रह जी, जाएंगे। जी। तो आप लोग बताइए, आप लोगों का तो अच्छा एक्सपीरियंस उनकी तरफ। ठीक है, तो शिवांगी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवांगी जी, आपका स्वागत है। और वर्मा सर से रिलेटेड चर्चा हो रही है। सबको जो उनसे मिले हैं, उनसे संबंधित जो यादें हैं, सब धीरे-धीरे बात कर रहे हैं उसी पे। तो अब इसी कड़ी में मनीष जी हैं, जो कि काफ़ी करीबी उनके हैं, और अभी भी मनीष जी का परिचय ये है कि यह बहुत ही प्रगतिशील और इलाहाबाद का जो आत्मा है, वह इनके अंदर विराजती है, ऐसा मुझे कहने हुए मतलब कोई भी संकोच नहीं हो रहा है। इलाहाबाद की आत्मा जो कि अब अब ये नहीं बची है, लेकिन ये इनके लोग दिल में बची है। ये लोग ठीक है। इलाहाबाद, हाँ ये जो है 90 के पहले के इलाहाबाद की पूरी अगर चीजें हैं तो इनके पास मिल जाएंगी। जी, जी, तब जी। से लेके अब तक, ये बिरले लोग हैं। हाँ, तो मनीष जी आप प्रकाश जी। डालें थोड़ा-सा। खैर, अभी तो ओपी भाई जो कुछ बोल रहे थे, मैं नॉस्टैल्जिया वाली भावना आ गई जी, थी, जी, हमें भी जी। वो तब दिन याद आने लगा। खैर, पहले तो मैं प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा के 87 में, मुझे लगता है 87th बर्थडे उनका होगा परसों, यानी 10 तारीख को। तो मैं पहले तो उनको नमन करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा हो, डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा हो, कॉमरेड जिया भाई हों, रामभूषण मेहरोत्रा हों, वो एक लेवल के थे। और ये ऐसे लोग थे जो सोशल एक्टिविस्ट के गार्जियन के समान उस समय हुआ करते थे। दुर्भाग्यवश इलाहाबाद इन सब चीजों से खाली होता जा रहा है। बहरहाल, अभी बताने के लिए तो कई सारी बातें हैं। मुझे लगता है वो एक संस्कृति कर्मी थे, मूलतः वो एक संस्कृति कर्मी थे। और उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता बनने में भी कोई गुरेज नहीं था, लेकिन मूलतः वो संस्कृति कर्मी थे। तो मुझे तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे ही मैं उन्हें याद करूंगा। उनका एक कोटेशन है कि सत्ता का सारा षड्यंत्र इस बात पे निर्भर है कि मनुष्य सामाजिक न हो जाए। और यह बात उन्होंने कब कहा था? 2014 के पहले कहा था। उस समय राजनीतिक एजेंडे के तहत कोई भी सरकार मनुष्य सामाजिक न हो, इस तरह की चीजें की अभियान नहीं चलाती थी। लेकिन 10-12 साल में आप लोग देखें कि एक एजेंडे के तहत वो एक अभियान चलाती है कि आप सामाजिक न हो, आप चिंतनशील न हो, क्योंकि आप चिंतनशील हो जाएंगे तो ओपी यादव बन जाएंगे, अंकेश बन जाएंगे, चंद्रशेखर बन जाएंगे, तमाम साथी बन जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि मतलब मनुष्य चिंतनशील ना हो, मनुष्य सामाजिक नहीं हो, केवल वो एक्ट करे, वो सवाल न करे। तो ये चीजें मुझे आज भी प्रभावित करती है, और मुझे ऐसा लगता है वह चीज काफी रेलिवेंट है। फिर दूसरी बात, 27 मई 2014, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई थी, पंडित नेहरू का बर्थडे था और स्वराज विद्यापीठ में एक कार्यक्रम रखा गया था। संभवतः मुझे जहां तक लगता है 3-4 साथी यहाँ जो मौजूद हैं वह होंगे वहां पर। उस समय कॉरपोरेट की बात आई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप जितने भी पूर्ण पिक्चर देखते हैं, आप कॉरपोरेट को बढ़ावा देते हैं। यह चीजें हो सकता है नए युवा साथी के बात में आई और चली गई हो। आज 12 साल हो गया, सोशल मीडिया का जमाना है, और किस तरह ये कॉरपोरेटी ताकतें लोगों का ब्रेन वॉश करके किस तरह क्या कर रही है, ये चीज हम सभी लोग देख रहे हैं। एक रोचक बात उन्होंने प्रबोधन में कहा कि 9 बजे भी उठते हो तो क्या दिक्कत है, उस समय तो मॉर्निंग वॉक करने जाओ। तो अंकेश जी ने मुझे प्रेरणा दिलाई, और मैं 8 बजे भी उठता था तो नारायणी आश्रम दौड़ने जाता था। तो ये सब चीजें हैं। और मुख्य बात है कि जब वो इलाहाबाद आए थे, हमारे इलाहाबाद आने के भी बहुत पहले, वह एक 24 कैरेट के कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हुआ करते थे। और हमेशा उनके मूल जड़ में सारा कुछ वो मार्क्सवाद से ही प्रेरित होता था। लेकिन आप सभी ने देखा होगा, जैसे जैसे वो लगातार वो भगत सिंह को से प्रभावित थे, और वो कहते थे ना, भगत सिंह लगातार अपने आप को चेंज कर रहे थे।
उन्होंने भी चेंज किया और फिर उनका स्पष्ट कहना था कि हमें तो सब वाद से लेना है, संघवाद और कॉर्पोरेट को छोड़कर। तो यह चीज जो गांधी में भी था कि बड़े से बड़ा खतरा उठाकर भी वह जो है अपने आप को एक अपनी विचारधारा को बोलने में गुरेज नहीं करते थे। और अंतिम रोचक बात कि आप भले वो कितने साल से के थे इससे मतलब नहीं है, एक 20 साल का भी एक युवा उनको अपना मित्र मानता था, उनसे अपनी अफेयर की बात शेयर करता था। हमारे एक साथी है, उनको उन्होंने स्पष्ट कहा, तुम तो यार ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे लगता है तुम्हें दूसरी बार प्रेम ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं प्रेम हो सकता? और अभी स्वराज विद्यापीठ में 2 साल पहले उनको ही समर्पित एक कार्यक्रम था, आई लव यू, तो वह भी एक कार्यक्रम हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, मुझे लगता है और भी साथी बताएं। तो हमारे साथ सुनील जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथी हैं ये, जो बेलाहाबाद में हम लोग रहते थे, और सुनील जी भी हम लोग के साथ साथ ही रहे हैं। लगता है चर्च लाइव आ रहे हैं, क्या लग रहा है? इतने खतरनाक दौर में चर्च में कहाँ पहुंच गए? जीसस क्राइस्ट। हाँ, बैकग्राउंड बदला जा कोई बात सकता नहीं, है। आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होते हुए अल्पसंख्यक बन रहे हैं, कोई बात नहीं। जी जी जी। तो सुनील जी, आप कुछ वर्मा सर के बारे में, मतलब जो आपकी यादें हैं इलाहाबाद से जुड़ी हुई, आप शेयर कर सकते हैं, फिर हम लोग आते हैं उनके अनम्यूट हो इतिहास जाइए, पे। माइक ऑन करिए। जी, माइक ऑफ इन। सुनील जी, अरे आप सुनील जी, आपको माइक ऑन आवाज जा रही करिए। है हमारी, लगता तो है आप बोलें कुछ। गुस्से माइक ऑन करना भूल गए क्या? अच्छा सुनील भाई अच्छा, आपका माइक 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 ऑफ आपका है, ऑफ है। अनम्यूट कर लीजिए उसे। लगता है आवाज नहीं जा रही है क्या? नहीं, उनकी आवाज वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। आवाज तो सुन रहे हैं, आवाज अच्छा, हम्म, सुन रहे हैं। पूरी चलिए सुन रहे चलिए, हैं, कोई गुस्से के बात मारे बोल नहीं। नहीं पा रहे। ठीक है, आप तो जो है आगे अपनी चलते हैं, क्योंकि सुनील भाई देखिए, आगे जितनी भी अभी चर्चा हुई उसमें वर्मा सर जी का एक इतिहास, जो उनका इतिहास, किसी भी चीज को क्या, क्यों, कैसे के रूप में बांटते थे वो, उनकी एक फेवरेट आदत थी। ठीक है, किसी भी चीज को क्या, क्यों, कैसे के रूप में बांटना। अभी देखिए जो बातें हुई हैं उनसे जुड़ी हुई, यह अतीत है, लेकिन उस अतीत में से जो बातें हमें प्रभावित कर रही हैं, ठीक है, इसी को हम लोग इतिहास बोलते हैं। और जो हमारे अंदर बोध पैदा हुआ उस समय, यह फैक्ट था एक। जैसे हम लोग आज़ादी के बारे में जो बातें पढ़ते हैं वह कुछ दिन तक हमारे अंदर फैक्ट रहता है, फिर वह बोध में धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो उनकी जो बातें हैं वह एक फैक्ट के रूप में हमारे दिमाग में थी, लेकिन वह कुदरती रहती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वही फैक्ट बोध के शक्ल लेके हमारे सामने आना शुरू करता है। तो यही इतिहास बोध हो जाता है। वर्मा सर का इतिहास के बारे में बहुत सारा आग्रह था कि वो इतिहास को चाहते थे कि लोग इतिहास को बड़े अच्छे से लें। ठीक है, और इनकी जो किताब है इतिहास के बारे में, यह इतिहास नहीं है, केवल इतिहास के बारे में किताब है। इसको आप इतिहास की भूमिका के रूप में जान सकते हैं कि इतिहास की जो भूमिका लिखी जाएगी, कोई भी एक इतिहास की किताब होगी तो ऐसे ही होगी। और उसमें सबसे पहले अंशु मालवीय जी की एक कविता है, बड़ी ही शानदार कविता है, उसकी 2-4 लाइनें मैं पढ़ता हूँ। चीजें कितने तेजी से जा रही हैं अतीत में, अतीत से कथाओं में, कथाओं से मिथक में, और समय अनुपस्थित हो गया है इन मिथकों के बीच से। तो यह मतलब पूरे इतिहास की गाथा यह 4 लाइनें कहती हैं। चीजें कितनी तेजी से अतीत में जा रही हैं, अतीत कथाओं में, कथाओं से मिथक में, और समय अनुपस्थित हो गया है इन मिथकों के बीच में। ठीक है, तो धीरे धीरे इतिहास का यही हश्र होता है, लेकिन इतिहास दृष्टि के बिना हम इतिहास को सही से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे मिथक बनने का, मिथक कोई भी ऐसा नहीं है कि मिथक खराब होते हैं। मिथक हमें सोचने की क्षमता देते हैं, और मिथक हमें किसी भी चीज को समझने की क्षमता देते हैं। जैसे आज मैं किसी को अहंकारी या फिर दुर्गुणों से युक्त कहना हुआ, तो एक मिथक का सहारा लेके मैं सीधे सीधे कह दूंगा कि रावण। ठीक है, सीधे सीधे वह बात पूरी थी, पूरे अपने, वह रावण केवल एक शब्द नहीं बचा है, वह मिथक है और उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो वह उससे जाके चिपक जाएंगी व्यक्ति से,
ठीक है, तो यह मिथकों का एक प्रयोग है। ठीक है, तो यह कविता जो है, ये 4 लाइनें बड़ी शानदार हैं। उसके बाद वर्मा सर ने एक बात और कहा है। यह प्रश्न बड़ा ही विचारणीय है मनीष जी, और सब इस पे ध्यान देंगे कि क्या इतिहास राष्ट्रीय हो सकता है? क्योंकि इतिहास को किसी भी देश की सीमा के अंदर नहीं बांधा जा सकता। जैसे आज भारत पाकिस्तान है, ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता क्या पाकिस्तान का इतिहास कही जाएगी? भौगोलिक रूप से वहाँ है, लेकिन क्या वह पूरे विश्व के इतिहास के लिए एक क्या नाम है, एक दृष्टांत नहीं है? तो यही सब प्रश्न है, क्या इतिहास राष्ट्रीय हो सकता है? तो इसका जवाब देखिए, तुरंत हमारे पास तैयारी है कि इतिहास सीधे सीधे देखें तो राष्ट्रीय नहीं हो सकता। उसकी सीमाओं का मतलब उसकी सीमाएं पूरे पृथ्वी पे, पूरे विश्व के लिए होती। उसके बाद एक बड़ा अच्छा है, इतिहास की उपयोगिता क्या है? इतिहास की उपयोगिता क्या है, उस पे वर्मा सर ने एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि आप कोई भी फर्म खरीदने जाएं, खेत खरीदने जाएं, तो उसमें प्रार्थी का नाम, उसके बाद 2-3 कॉलम महत्वपूर्ण होते हैं, नाम, जन्म तिथि, पता और पिता का नाम। ठीक है, कि आपका तो पिता का नाम क्या है, उसका इतिहास ही तो है। जन्म तिथि क्या है? जन्म तिथि एक उस समय की डेट है। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि ध्यान, फार्मों वाले देश में कोई फार्म ले तो प्रार्थी के नाम के बाद 2-3 कॉलम महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बाप का नाम, जन्म तिथि, पता। तो हमें महज प्रार्थी के मतलब है, तो फिर अन्य विवरणों से क्या आवश्यकता? जब हम पर हम जानते हैं कि बिना बाप के पहचान पूरी नहीं होती है। हमारी पूरी पहचान के लिए हमारी जन्म तिथि और पता होना, पते का होना भी जरूरी है। ठीक है, तो यह दिखाता है कि इतिहास में डेट और अतीत जो है, मतलब वह कितना जरूरी होता है। इतिहास को इन्होंने कितने अच्छे से, कितने सरल शब्दों में इसमें बताया कि इतिहास की उपयोगिता क्या है, या आखिर हम क्यों पास्ट में बार बार जाते हैं। क्योंकि वो हमारे साथ हमारा एक अभिन्न अंग है। हर एक पार्टिकल का, विज्ञान का, गणित का, जब हम पढ़ रहे हैं गणित, तो वह भी एक गणित का इतिहास ही पढ़ रहे हैं हम। विज्ञान जो पढ़ रहे हैं कि अभी तक जो खोजें हुई हैं, विज्ञान का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक उसका इतिहास ही पढ़ रहे हैं, ताकि हम मौलिक हो सकें। यदि हम मौलिक नहीं हो पा रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि यदि रिसर्च कोई व्यक्ति करेगा, थोड़ा बहुत तो मौलिक होगा, कुछ नया तो चिंतन करेगा, तो वह इतिहास का नया उत्पाद होगा। हर एक विषय इस रूप में इतिहास है। और उन्होंने एक और बात इसमें कही है, अतीत के प्रति मनुष्य का नैसर्गिक लगाव होता है, इतिहास इस लगाव की पहचान स्पष्ट करता है। यह देखिए लाइन कितना शानदार है, अतीत के प्रति मनुष्य का नैसर्गिक लगाव होता है। अभी हम लोगों ने बातें की, कितनी अच्छी बातें लगी वो पुरानी बातें, तो यह नैसर्गिक लगाव है कि इलाहाबाद से और उनकी बातों से हमारा लगाव रहेगा। इतिहास इस लगाव की पहचान को स्पष्ट करता है। माँ से सहज ढंग से प्यार करना एक बात है, और ममत्व को समझना, उसका मूल्यांकन करना दूसरी बात है। वैसे ही अतीत से लगाव सब में होता है, सहज, नैसर्गिक, लेकिन उस लगाव को इतिहास बोध में बदला जा सकता है। संवेदना और भावना के यथार्थ को बौद्धिक यथार्थ, ज्ञान और विवेक में विकसित कर सकता है, यानी उस लगाव को प्रासंगिक और उपयोगी बना सकता है। तो यह इतिहास बोध के बारे में कुछ बात है। ठीक है, तो यह सब जो वर्मा सर की बातें हैं, मतलब कितना आसान तरीके से उन्होंने इतिहास को रखा है हमारे सामने, जबकि इस इतिहास के बारे में स्टीरियोटाइप कई प्रचलित हैं। बीटेक के बच्चे से पूछेंगे तो कहेगा क्यों हम मरे हुए मुर्दों को उखाड़ रहे हैं। इतिहास का उसको इतना ही मतलब पता है कि मरे हुए मुर्दे उखाड़ना। और मैं बीए फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने हम लोग एशियंट हिस्ट्री को अंट संट हिस्ट्री बोलते थे। ठीक है, और ये इतिहास के टीचर से भी पूछते थे कि भाई क्यों गड़े हुए मुर्दे उखाड़ उखाड़ के जाना जा रहा है, कि इस पे क्या डेट है, कितने साल पहले मरा था। तो संभवतः उन्होंने उतने अच्छे तरीके से हमारे सामने उस बात को नहीं रखी जिससे हम समझ पाए। लेकिन वर्मा सर के पास यह प्रश्न जब मैं लेके गया था, तो उन्होंने बड़े अच्छे से उत्तर दिया था कि क्यों जरूरी है यह जानना, अपने अतीत को जानना। ठीक है, तो उसी के कड़ी में उन्होंने एक बात बड़ा अच्छी कही है कि जहां पर का एक है इतिहास क्या क्यों कैसे, जो बात हमेशा करते थे,
तो बात यही है कि जो हम हैं उसका कारण कुछ ना कुछ होगा। जो घटनाएं इस समय घट रही हैं उसका कारण हमारे अतीत में मिलेगा। तो इसीलिए अतीत को जानना जरूरी है। और जब हम लोग इतिहास को केवल यही समझते थे कि अंट संट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, आधुनिक हिस्ट्री है, ऐसे मतलब बोलते थे उस समय। लेकिन विज्ञान को उन्होंने जब इतिहास बताया कि तुम विज्ञान पढ़ रहे हो तो वह भी तो इतिहास है, गणित पढ़ रहे हो वह भी एक इतिहास है, और सारी चीजों को जब इतिहास की दृष्टि से दिखाना शुरू किया तब पता चला इतिहास का मतलब केवल डेट याद करना नहीं होता, उससे अतिरिक्त भी होता है उसका बोध प्राप्त करना। ठीक है, विज्ञान का जैसे विज्ञान के बारे में बात करी जाती है, एक होता है वैज्ञानिक चेतना की बात, ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात। वह साइंटिस्ट भी हो सकता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट उसके अंदर ना हो। ठीक है, तो साइंटिस्ट होना और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना वैसे ही है जैसे इतिहास के बारे में फैक्ट की जानकारी हमारे पास होना और इतिहास बोध होना, यह दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि वर्मा सर ने भी इसमें बात करी है, माता से प्यार सबका नैसर्गिक होता है, लेकिन ममत्व को जानना, उसके बीच करुणा और उन सब संवेदनाओं को जानना, यह दूसरी बात होती है। तो यह किताब इस मायने में बहुत ही शानदार है, यह इतिहास की भूमिका के तौर पे यह किताब है। ठीक है, तो और इस पे एक बड़ी अच्छी लाइन है, ये मैं पढ़ता हूँ। जो मिथक हैं कैसे मिथक बनते हैं और इतिहास कैसे मतलब अपने आप को घटनाओं से अलग करता है, उसके बारे में है। क्या जैसे एक चीज होता है, जब हम पीछे जाते हैं किसी भी घटना का कारण पीछे की तरफ खोजते हैं तो हमें क्या क्यों कैसे का जवाब मिलता है इतिहास में। तो उसी के लिए एक लाइन इन्होंने लिखा है, भविष्य के बारे में बताया जा सके इसलिए अतीत का जानकारी होना जरूरी है। प्रकृति विज्ञान में ऐसा संभव हुआ और मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ा। जहां कार्य कारण संबंध स्थापित न हो सके उसे अविश्वसनीय माना गया, इसलिए देकार्त ने इतिहास को अविश्वसनीय कहा। आज भी बहुत से लोग इतिहास को किस्सा और कहानी समझते हैं, ठीक है, जबकि किस्सा और कहानी से परे है इतिहास। तो यह बातें हैं कि क्या जो कारण कार्य में हमारे नहीं आ पाता वह इतिहास न माना जाए, यह सारी चीजें हैं वर्मा सर की। ठीक है, तो आप लोग भी और बात करें। इतना कुछ बातें थी इस किताब के बारे में, हैं तो बहुत सारी बातें, लेकिन इसमें क्या होगा कि वीडियो बड़ा होता चला जाएगा। और दीपशिखा जी हैं और आई हैं, और दीपशिखा का परिचय यह है कि ये वर्मा सर को उतने अच्छे से तो नहीं जानती हैं, लेकिन मैंने इनको सुनने के लिए बुलाया था। ठीक है, तो आप इतिहास के बारे में अंकेश जी हैं जो कि थोड़ा और प्रकाश डालेंगे। तो वैसे वीडियो 27 मिनट का हो चला है, और भी इस पे बात है ना कि नहीं कहना चाह रहा था कि हाँ कि आपने कहा कि किस्सा कहानी समझा जाता था इतिहास को, तो देखिए इतिहास को भूलने का ही परिणाम है कि किससे कहानी को इतिहास मान लिया गया है आज के समय में। क्योंकि हम लोग जो है, हम कौन थे क्या थे कुछ सब भूल गए, तो हमको कुछ भी बता दिया जा रहा है कि आप तो ये थे, आप तो जो है जो है आपको क्या पता, जो है आप तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, और महाराणा प्रताप जो थे उनका तो मुगलों से बड़ा विवाद था। तो जो है आप इतिहास को न जानते रहिए, तो आपको कुछ भी इतिहास के नाम पे बताया जा रहा है। पूरे इतिहास में जो है वो हिंदुओं और मुसलमानों में लड़ाई ही होती रही। ये जो है आज का इतिहास उत्खनन कर करके हमको बताया जा रहा है, खोज खोज करके। तो कहीं न कहीं ये अपनी जड़ों से कटने का ही परिणाम है कि आपको जो है कुछ खबर ही नहीं। और जो प्रामाणिक इतिहासकार हैं उनको भी ऐसा कह के नकारा जा रहा है कि भाई ये लोगों ने तो कांग्रेस के शासन, अच्छा इतिहास का मजाक इससे ज्यादा क्या होगा कि एक सांसद महोदय कह देती हैं उठ करके कि 2014 में आजादी थी। तो ये देखिए इतिहास का मजाक। हाँ, इसको कुछ लोग जो आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं वो कहते हैं इतिहास का रिमिक्स। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ चीजें ऐसी आई हैं जैसे भगत सिंह ने कांग्रेस पे बम फेंका था। तो इतिहास की आपके यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है जी,
इतिहास की तथ्यात्मक जानकारी जब इतनी गलत है, तो वर्मा सर जो इतिहास बोध की बात कहते थे, हम लोग वहां तक कहाँ पहुंचने वाले हैं? हम तो जो है इतिहास की जो तथ्यात्मक जानकारी है उसको भी गड्ढमड्ढ करके मतलब किए नहीं, हुए हैं। मुझे लगता है ना, व्यक्ति के पास जो भी यदि घटनाएं उसके पास सही हैं तो बोध भी उसका सही होगा। असल में गलत घटना मतलब व्यक्ति के पास ये है ना, कोई भी घटना होगी दिमाग उस पर विश्लेषण जरूर करेगा। यदि गलत घटना है तो उस टाइप का विश्लेषण कर ले जाएगा, बोध वैसा ही निकलेगा। तो यही बात हो रही है जी, तो क्योंकि हाँ, उसके पास फैक्ट वर्मा ही सर गड़बड़ है। जी, वर्मा सर के संदर्भ में भी और इतिहास बोध के संदर्भ में भी जो है हमें और बात करने की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को हमें लगता है इतना रहने देना चाहिए। फिर अगला वीडियो जो है फिर बनाना केवल ये इतिहास होना बोध चाहिए। केवल एक हाँ मिनट हाँ केवल लूंगा। जी अंकेश की बात को मैं जोड़ दूं कि इन्होंने जो कहा उसी को प्रोफेसर एनआर फारूकी, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं, हमारे गुरु हैं, वो इतिहास पढ़ाया है उन्होंने। उन्होंने कहा कि वो जब पाकिस्तान गए थे एक सेमिनार में, तो वहां पर वहां के इतिहास से शिक्षकों ने कहा कि हम औरंगजेब को तो पढ़ाते हैं लेकिन अकबर को नहीं पढ़ाते हैं। जिस तरह महाराष्ट्र में कहा जाता है हम शिवाजी को पढ़ाते हैं लेकिन अकबर को नहीं पढ़ाते हैं, तो ये कैसे संभव है कि हम शिवाजी को पढ़ाएंगे, अकबर को नहीं पढ़ाएंगे, या औरंगजेब को पढ़ाएंगे और अकबर को? तो इनकी ही बातों का ये सही कह रहे हैं बिल्कुल, कि इसी तरह अब हिंदुस्तान में भी हो रहा है। और दूसरी बात, आपने जो कुछ भी कहा उसको 2011 में जब सेंट जोसेफ स्कूल में इंडो पाक फोरम हुआ था, हम्म, उसके अंतिम दिन स्वराज विद्यापीठ में प्रोफेसर वर्मा ने स्टूडेंट के साथ एक मीटिंग रखी थी, जिसमें संभव है आप 3 लोग रहे होंगे वहां जी पे, जी किसले जी भाई भी होंगे। हम्म, वहां पे उन्होंने ये बात कहा कि हम तो ये कल्पना करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया एक मतलब पूरे भौगोलिक सीमा सब समाप्त हो जाए। जी तो इतिहास में जो भी आप पूछ रहे थे जी उसी का जी एक जवाब है। क्या इतिहास ये राष्ट्रीय होता है, इसका जवाब। जी जी तो जी बिल्कुल। राष्ट्रीय इतिहास इतिहास की ब- बात जो की जा रही है उस बारे में वर्मा सर ही जो कहते थे, वो बस एक बात कहूं कि जैसे वो कह रहे थे कि देखिए उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, तो उत्तराखंड का अलग से इतिहास लिखा जाए इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन विभाजन हो गया, उत्तराखंड बन गया, तो अब उसका अलग से इतिहास लिखने की आवश्यकता पड़ गई। जी पाकिस्तान मान लीजिए बन गया, तो फिर अब ये जरूरत है कि पाकिस्तान क्यों बना ये साबित किया जाए, तो इसलिए उसका इस दृष्टि से इतिहास लिखा जाए कि भाई पाकिस्तान तो बनना ही था, या पाकिस्तान तो पहले से ही एक स्वतंत्र इकाई था, या उसकी जो है उसका अलग महत्व बताया जाएगा, तो इस दृष्टि से इतिहास लिखा जाएगा। तो ये जो बात है उनकी कि इतिहास जो है भौगोलिक सीमाओं या राष्ट्रीय नहीं होता है, बल्कि इतिहास तो इतिहास होता है, जी तो इस दृष्टि से इसको समझा जा सकता है। शिवांगी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी वर्मा सर इतिहास का के जो इस विषय पे? क्या हिस्ट्री, इतिहास राष्ट्रीय होना चाहिए? एक मिनट हाँ हाँ ओके जी। में कुछ कहना। वर्मा सर का इतिहास दृष्टि जो था वो इवोल्यूशनरी था, डार्विनियन अप्रोच था। वो वन लीनियर अप्रोच नहीं था, कार्यकाल संबंधी अप्रोच नहीं था। उनका अप्रोच था प्रबोधन का। प्रबोधन का मतलब ऐसा नहीं कि आइसोलेटेड था, हाँ आइसोलेशन का नहीं था, वो सामूहिकता का था। जी और जो है, जो अभी तक हम लोग अब थोड़ा सा मैं साइंस को वो उठा रहा हूँ, न्यूटोनियन फिजिक्स का जो एरा रहा, जैसे ही इसका जो हाइजेनबर्ग का वो सिद्धांत आता है, मतलब उसका, तो वहीं से न्यूटोनियन फिजिक्स खत्म हो जाती है। न्यूटोनियन फिजिक्स का अप्रोच ये था कि लीनियर, कोई चीज लीनियर होती है, कार्य कारण संबंध होता है कि 2+2=4, कोई जगत का सिद्धांत है या जो भी। तो वैसे ही जो हमारे जो हिस्ट्री, जो इसके पहले के लोग जो है, जो हमारे दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कि वो अकबर का लड़ाई इसलिए हुआ कि वो कट्टर था या वो था, वो एक कार्य कारण संबंध के तौर पे दे। लेकिन ऐसा नहीं है। वर्मा सर का हिस्ट्री का अप्रोच जो था वो प्रबोधन था, जी वो चीजों को समग्रता में करने का था। उनका 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 जो था तो फ्रांस की क्रांति का वो था, इनलाइटमेंट का था। इनलाइटमेंट में सब चीजें आ जाती हैं। इनलाइटमेंट में रचना धर्मिता भी आती है, उत्सव धर्मिता भी आती है, कोई आइसोलेशन नहीं होता, उसमें सारी चीजें आती हैं। तो जो अभी के जो ये सब है, ये सब आइसोलेशन में, मतलब आइसोलेशन और कार्य कारण संबंध, और साथ साथ जो है इन सब नजरिए से, एस्पेक्ट से देखते हैं। तो जो उनका जो इतिहास बोध था, एक तरीके से आप कह सकते हैं हाइजेनबर्ग का जो क्या बोलते हैं कि वो थ्योरी थी जो है, जिसमें वो प्रोबेबिलिटी की बात करता था ना, मतलब संभावनाओं की बात करता था।
कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। और अगर हम उसमें जिस तरीके से हर चीज़ में संभावनाएँ ली, जो हम कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो उसमें संभावनाएँ लिए हैं। ऐसा नहीं कि हम ये कार्य करेंगे तो यही हो जाएगा, यही एक सॉल्व संभावित करता परिणाम हूँ मतलब मैं, यही हो एक जाएगा। उससे उसके ही कई डायमेंशंस हो पढ़ा रहा सकते हूँ हैं, थोड़ा-सा। ना? तो मतलब एक लाइन में मेरा यही कहने का मतलब था, बाकी इसको बहुत ज़्यादा इलैबोरेट करने का कोई मतलब है नहीं। जी, जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और शिवांगी जी और दीपशिखा जी, यदि आप कुछ कहना चाहें तो? तो लगता है आप लोग कुछ अभी इसको वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, शिवांगी जी का माइक ऑन हुआ है, बोलें। वो ओम प्रकाश जी की बात फिर से सुनना चाह रही थी। अच्छा, ओम प्रकाश जी ये कहना चाह रहे हैं कि इतिहास कार्य-कारण की श्रृंखला के तरीके से सीधी लाइन में नहीं देखा जाना चाहिए। वर्मा सर इसको प्रबोधन की दृष्टि से देखते थे। ठीक है, मतलब सामूहिक चेतना के तौर पे। ना ओपी जी, यही कहना संभावना के तौर पे संभावना के तौर पे उसमें प्रोबेबिलिटीज होती हैं ना, उसमें अच्छा। जो है सारी चीजें उसमें आके मतलब इतिहास हिस्ट्री एक आइसोलेशन पार्ट नहीं है, उसमें सारी चीजें आ जाती है। उसमें आप मतलब उसमें एक एक वैज्ञानिक उसमें जो डार्विन का वो थ्योरी रहा, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज हुँ। ना, आप ऐसे समझो कि एक जीन में थोड़ी सी बदलाव आया तो उसमें क्या कैसे पूरी जीन ह्यूमन उसमें चेंज हो गया जी। ना। तो वैसे ही हिस्ट्री में भी आप वो पॉइंट पकड़िए, एनलाइटनमेंट जैसे जी। ही हमारे अंडरस्टैंडिंग में, जैसे अभी आपने कांट का जिक्र किया ना, कि हुँ। जिसने कहा कि हिस्ट्री का कोई वो नहीं है, वो मेटाफिजिक्स या उसकी बात करना चाहते थे। मेटाफिजिक्स को कहते थे कि जो चीज जो है टेंजिबल नहीं है, जो चीज जो है जिसको हम जी। मतलब जिसका हम एक तरीके से ज्यामितीय रूप या मतलब मैथमेटिकल फॉर्मेशन या लॉजिकल वो न दे पाए, वो उसको वो नहीं मानते थे। जी, जी, जबकि जी, ऐसा जी। नहीं, हिस्ट्री भी एक लॉजिकल चीज है हुँ। ना। जी। वो हाँ, वहां शिवांगी पे जी। जाना चाहते थे, एक स्टार्टिंग पॉइंट खोजना चाहते थे जी। ना। बोलें कुछ आप लोग? शिवांगी जी? जैसे न्यूटोनियन फिजिक्स और हाइजेनबर्ग का जो ये वो आया, न्यूटोनियन फिजिक्स का जो एरा रहा है वो डायमेंशनल की बात करता है। वो जैसे आप जड़त्व का सिद्धांत या वो 2+2=4, यस बराबर ut+12 स्क्वायर, न्यूटन के जितने प्रिंसिपल्स रहे हैं न्यूटन